हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार समान ज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें हम लोग का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आइए मिलके देखते हैं क्वेश्चन। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। पहला क्वेश्चन इसमें है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था तो कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो कौन था? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो ये चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 315 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला पहला शासक था तो कौन था? सेल्यूकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो किस में पड़ा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो कौन था? तो चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वो कौन सी पुस्तक है? तो वह इंडिका है। नेक्स्ट देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये मौर्य वंश ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो ये इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक है तो ये कौटिल्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसे आता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वेदांत में मिलता है? तो ये होगा मेगास्थनीज, ये हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना तो कौन बना? ये बिंदुसार बना। नेक्स्ट देखते हैं, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता प्लीमवत्स रहता था? तो ये बिंदुसार। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है तो किससे मिलता है? तो शिलालेख 13 से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मोगलीपुत्र तीस ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो ये होता है 251 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? तो अशोक ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस युद्ध में हुए भारी तबाही और जान माल की हानि को देखकर अशोक के द्वारा हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? तो ये कलिंग के युद्ध को देखकर हृदय परिवर्तन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अशोक का धर्म था तो ये क्या था? तो ये था नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो ये था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो यह बोध गया की यात्रा की। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राजाभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो यह 10वें वर्ष में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो ये चंपारण में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? तो ये रुक्मणी देही नहीं है। बाकी लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये सब बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, तो ये पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था, तो ये किसका बना हुआ था? तो ये बना हुआ था लकड़ी का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो ये कहाँ था? तो कुम्हार पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूजा और न ही एक बेतना कर सकता है? तो ये एरियन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो ये फयान ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी का गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन चामर ग्राहनी यक्षी प्राप्त हुई थी, ठीक है, दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार के किस स्थान में से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों के प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये लोहानीपुर पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? तो ये मेगास्थनीज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीबोथस पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? तो ये स्ट्रैबो के ने उपधारण नाम किया था। नेक्स्ट देखते हैं, यूनानी दूत डिमोल्कियस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो यह बिंदुसार के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया थे बाबू स्तंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीविकों ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह मेगास्थनीज का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्रीयकृत था, करों और बोझ का अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, यानी उपयुक्त सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग आइए देखते हैं। पहला कथन है, उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। दूसरा, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए। तीसरा, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। उपयुक्त सभी, यानी कि सभी आंसर सही होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया, तो ये अशोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं धम्म महामात्र के कार्य थे, तो क्या कार्य थे इसके, तो इसके हैं धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, उपयुक्त सभी इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन में राजयोग कौन थे, तो ये थे उपयुक्त में से कोई नहीं थे, यानी कि न्यायिक अधिकारी भी नहीं थे, सैनिक अधिकारी भी नहीं थे, कर वसूलने वाले भी अधिकारी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है, तो यह कौटिल्य का आता है, पाणिनि का आता है, अरूपावर्ष का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है तो पहला पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दूसरा दीदारगंज की यक्षी और तीसरा है बराबर की गुफाएं। ये सब मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है, तो ये किससे मिलती है, तो ये द्वितीय स्तंभ लेख, सातवें शिलालेख और दसम शिलालेख यानी कि सभी से मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशोक ने किस अभिलेख में दान और धम्म को अंतर स्पष्ट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नवम शिलालेख में स्पष्ट किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारक शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आर्थिक संकट शामिल नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।